हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में अर्थशास्त्र की क्लास नंबर 2 है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में अर्थशास्त्र के बारे में जाना था कि अर्थशास्त्र होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, और इससे संबंधित जो 10 MCQ हम लोगों ने किए थे उनका भी हम लोगों ने चर्चा की थी। आज की क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 2 में हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था जिसे बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स अलग वर्ड है और इकोनॉमी एक अलग चीज़ है। तो इसी में एक जो इकोनॉमिक्स होता है उसी का एक पार्ट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था और उस पर उनके क्षेत्र और उनके प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 MCQ पर भी चर्चा करेंगे बाद में। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। जैसे मान लो कि अर्थव्यवस्था मैंने आप लोगों को अर्थशास्त्र में बताया है कि अर्थशास्त्र में हम लोग ये जानते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनका अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। जो हमें ज़रूरी, जो महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है हम लोगों की, जो आवश्यक जैसे बोलते हैं आवश्यकता होती है, जो इम्पोर्टेंट होती है, उसी को हम लोग पहले फुलफिल करते हैं। और उसके बाद अगर कोई होता है और उसके बाद अगर हमारे पास सोर्सेज बचते हैं तो उनके बाद हम लोग अदर चीज़ों पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने आवश्यकताओं को भी देखा था कि 5 प्रकार की आवश्यकताएँ बताई हैं मैस्लो ने। अगर आप लोगों ने क्लास नंबर 1 को नहीं किया हुआ है तो उसको भी आप लोग कर लीजिए। आज की क्लास नंबर हम लोगों की क्लास नंबर 2 है। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं, जो भी काम करते हैं पूरा शुरू से अंत तक करते हैं। ये नहीं कि एक पकड़ा एक छोड़ दिया, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था होता क्या है, जैसे मान लो कि अर्थशास्त्र तो समझ में आई क्या होगा। अब जैसे मान लो कि ये भारत है, ठीक है। अब इस भारत में बहुत सी लोग रहते हैं। अब एक पर्टिकुलर एरिया को अध्ययन करना, इसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि हमने अध्ययन कर रहे हैं पूरे विश्व का, तो विश्व में तो हम लोगों का अर्थशास्त्र आएगा, विश्व की बात हम लोगों ने। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एक एरिया की बात करेंगे, जैसे मान लो कि एक निश्चित बाजार की बात करें या फिर भारत की बात करें, भारत का एक निश्चित एरिया, इसकी हम लोग क्या निकाल लें कि इसकी मान लो हम लोगों ने कि इसके निकाली हम लोगों ने महंगाई या फिर बेरोजगारी। तो एक पर्टिकुलर एरिया की अध्ययन करेंगे तो इसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। अभी आप लोगों को हो सकता है कम समझ में आया हो, लेकिन अगर हम थोड़ी सी लैंग्वेज में लिख लें कि अर्थव्यवस्था होता क्या है तो इसको हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। अब इसमें लिखा हुआ है, हम लोग अर्थशास्त्र की थोड़ी सी मीनिंग लिखते हैं कि अर्थशास्त्र के बारे में होता क्या है। तो हम लोग डालते हैं अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी। कि व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी, ठीक है। और इकोनॉमी जो है इसको हम लोग थोड़े से अक्षरों में लिख लेते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था से है, एक ऐसी व्यवस्था से है, एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र, जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र विशेष, ठीक है, उस क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका, ठीक है, आजीविका को बोलते हैं इनकम, ठीक है, आजीविका अर्जित करने के लिए, अर्जित को बोलते हैं अर्जित या प्राप्त करना, अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। मतलब कि डिफरेंट टाइप्स की हम लोग इकोनॉमिक क्रियाएं करते हैं, भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि एक निश्चित क्षेत्र, एक मान लो निश्चित क्षेत्र में, मान लो इसमें भारत के लोग हैं और इसमें हम लोग भारत के लोग एक्टिविटी करते होंगे, किसके लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब वो ज़रूरतें हम लोग कैसे करेंगे, वो करेंगे आर्थिक क्रिया के द्वारा। अब आर्थिक क्रिया हम लोगों ने अगर नहीं समझा है तो पिछली क्लास में आप लोग आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में विभिन्न व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था है, तो ये इकोनॉमी होती है। तो एक निश्चित एरिया है ना, जैसे चीन का एक निश्चित एरिया है, भारत का एक निश्चित एरिया है, तो इसकी अध्ययन करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था हम लोगों की होती है 3 प्रकार की। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर है हम लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसे बोलते हैं कि टाइप ऑफ इकोनॉमी, इसे बोलते हैं इंग्लिश में। हम भी इंग्लिश में, कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश में करिए, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों कराने की, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है। अगर इंग्लिश में एक आध एरर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो इसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और उसके बाद नंबर 2 को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। और उसके बाद बोलते हैं नंबर 3 पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर पूंजीवादी को इंग्लिश में बोलते हैं तो कैपिटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट। हम लिख देते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश में भी सर बोल दिया करिए, लिख दिया करिए, इसलिए हम लोग लिख देते हैं, इसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और इसे बोलते हैं सोशलिस्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, इसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अगर हम बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमी होती है वो निजी क्षेत्र के हाथों में होती है। निजी क्षेत्र को मतलब समझते हैं आप लोग, प्राइवेट सेक्टर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेता है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज का अधिकार ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब कि जो सामाजिक चीज़ें होती हैं, जो सरकारी चीज़ें होती हैं, उन पर ज़्यादा, ऐसे मान लो कि ये प्राइवेट सेक्टर हो गया और ये हो गया हम लोगों का पब्लिक सेक्टर और ये हो गया हम लोगों का मिक्स्ड सेक्टर। ऐसे सेक्टर भी होते हैं जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर कार्य करें, तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। और अगर प्राइवेट अकेली पूरी अर्थ इकोनॉमी में है तो उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और अगर हम लोगों की सामाजिक मतलब कि पूरा समाज करे तो उसे बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो आप लोगों को इकोनॉमी हो सकता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद आता है कि अर्थव्यवस्था के इनके टाइप होते हैं, इनके अर्थव्यवस्था के और भी प्रकार होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हम लोगों की नॉर्मल से, लेकिन इनके अलग अलग प्रकार अलग अलग अकॉर्डिंग टू, जैसे मान लो कि स्वामित्व के आधार पर अलग होता है, ठीक है। उसके बाद कार्य के शर्त के आधार पर अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग उनको भी देखेंगे। तो इनको हम लोग देख लेते हैं, इनको आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वामित्व के आधार पर इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। अब आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो निजी क्षेत्र होते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। तो एक क्षेत्र होता है हम लोगों का सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र जिसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। और एक होता है हम लोगों का निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, इसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक और प्राइवेट में क्या अंतर है? तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट की चीजें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती हैं,
ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट जो, जैसे मान लो कि रेलवे है। अब अगर कोई पूछा है कि ये रेलवे कैसा है, तो आप बोलेंगे कि ये रेलवे हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, और उसके बाद जैसे मान लो कि रेलवे हो गया, हम लोगों का बैंक हो गया, तो ये हो गए हम लोगों के सार्वजनिक क्षेत्र के। अब कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो निजी क्षेत्र में आते हैं। तो निजी क्षेत्र में जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर अपना काम करना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर अपना काम है, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। अब उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर, आप लोग समझ गए होंगे कि एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र, एक होता है निजी क्षेत्र। अब उसके बाद आता है कार्य की शर्त के आधार पर। कार्य की शर्त के आधार पर, शर्त के आधार पर। अब कार्य की शर्त के आधार पर कैसे होते हैं, तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं उन पर भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक होता है हम लोगों का संगठित क्षेत्र। आप लोगों ने सुना होगा संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। आज हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि संगठित क्षेत्र को बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, और इसे बोलते हैं असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। अब असंगठित क्षेत्र को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इनमें अंतर कैसे है, आप लोग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होती है वो 51% से अधिक होती है, और इसमें गवर्नमेंट की जो होती है हिस्सेदारी पब्लिक में, प्राइवेट में वो 51 से लेस देन होती है। तो इस प्रकार भी हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर कर सकते हैं। अब पूछा जाता है कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र कैसे होते हैं, तो इन पर हम लोग बात करें तो जैसे मान लो कि आप लोगों को संगठित क्षेत्र उन्हें बोलते हैं जिनमें हम लोगों का सिस्टम से कोई वर्क करे। जैसे मान लो कि आप लोगों की, सभी लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए, ठीक है। अब सरकारी नौकरी लग जाए तो जो हम लोगों को सिस्टम मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, सरकार बोलेगी ये कार्य करो, ये करना पड़ेगा, इतने टाइम पे आओ, आना पड़ेगा, इतने बच्चे को पढ़ाओ, ये काम करो, ये काम करो, तो ये सिस्टम से चलेगा। और जो होता है सरकारी क्षेत्र में क्या होता है, संगठित क्षेत्र में सिस्टम से चलना पड़ता है, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब कि जो सिस्टम से वर्क करे उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अब दूसरा पूछा जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसे बोलते हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, जैसे मान लो कि मेरा खुद का बिजनेस है, स्वयं का बिजनेस है। अब मान लो कि मेरा आज मतलब दुकान है, अब मुझे दुकान खोलने का मन नहीं है, ठीक है, मतलब मुझे मन नहीं है कि मैं आज दुकान पे जाऊं, तो ये कैसा हो गया, तो कोई सिस्टम नहीं है। आज गए तो ठीक है, आज मान लो 8 बजे दुकान खोली, कल हमने 10 बजे खोली, तो कोई सिस्टम नहीं है इसमें। अब संगठित क्षेत्र में क्या है कि संगठित क्षेत्र में एक सिस्टम होता है कि आपको इतने टाइम पे आना है और इतने टाइम पे जाना है, इतनी आपको छुट्टियां मिलेंगी, आपको भत्ते के रूप में मिलेगा, इतनी आपको बाद में पेंशन मिलेगी, आपको एक निश्चित सैलरी मिलेगी। तो इसमें होता है संगठित क्षेत्र में क्या होता है, हर चीज़ एक निश्चित होती है हम लोगों की, कि मान लो 1 तारीख होती है उसमें कि हम लोगों को 30 तारीख को हमें वेतन मिल जाएगा, तो इसमें से निश्चित होता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र है, तो आप बात करेंगे कि सर असंगठित क्षेत्र भारत में ज़्यादा है, क्योंकि स्वयं का लोग ज़्यादा काम करते हैं और अपेक्षाकृत सरकारी की। आप लोग देख भी रहे हैं कि सरकारी में बहुत से लोग काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मजदूर है जैसे, तो मजदूर जो मजदूरी करेगा, तो आज मान लो उसे मजदूरी मिली और कल नहीं मिली, तो इसे ये कौन से क्षेत्र में आएगा, तो ये सर आएगा असंगठित क्षेत्र में। कोई सिस्टम नहीं है इसमें कि आज मिलेगा काम, कल हो सकता है ना मिले, बरसात में काम नहीं भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम संगठित और असंगठित को क्लासीफाई कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है एक प्रकार और पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब आप लोगों को कभी भी संगठित और असंगठित में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब उसके बाद एक और आता है कार्य या क्रिया के आधार पर, कार्य या क्रिया के आधार पर। अब कार्य या क्रिया के आधार पर हमने पूछा है 2 प्रकार का या 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो 1 नंबर होता है हम लोगों का प्राथमिक क्षेत्र। आप लोगों ने सुना भी होगा, इसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। और उसके बाद होता है हम लोगों का द्वितीयक क्षेत्र।
और उसके बाद होता है हम लोगों का तृतीयक क्षेत्र, जिसे बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर होता है, द्वितीयक को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और इसे बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। अब इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे ये भी बात आती है। इसको तो हम लोगों ने समझ लिया है, और भी अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से ये तीनों के तीनों और अच्छी तरीके से भी समझा देंगे। अब जैसे मान लो कि प्राथमिक क्षेत्र में पूछा जाता है अक्सर करके कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जैसे मान लो कि कृषि या कृषि से संबंधित कार्य करना तो इसमें आता है, ठीक है। तो हम लोग इसको बड़े ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में हम लोगों की कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में हम लोगों की जो हम लोगों ने कृषि संबंधित कार्य किया है प्राथमिक क्षेत्र में तो वो कार्य जो है, जैसे मान लो कि कृषि है, आप लोगों ने पूछा कि ये कृषि जो है प्राइमरी सेक्टर में आएगा। उसके बाद है मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन, तो ये भी इसी में आएगा। उसके बाद पूछा जाता है बुनकर को मान लो इसी में आएगा। बनकी पूछा जाता है, बनकी जो बन होते हैं उन्हें बोलते हैं बनकी, तो बनकी भी इसी में आएगा। उसके बाद पूछा जाता है खनन किस में आएगा, तो खनन भी इसी में आएगा। और उसके बाद खदान है, खदान भी इसी में आएगा। और है मुर्गी पालन, तो ये सारे के सारे और भी हैं, तो इन्हें बोलते हैं, अगर मान लो कि कृषि या कृषि से संबंधित कोई कार्य किया है तो वो आएगा प्राइमरी सेक्टर में। ये मैंने जो कुछ मोस्ट लिखे हुए हैं वो हमने आपको लिखवा दिए हैं। अब उसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र में सर क्या क्या आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में भी हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र में हम लोगों का क्या क्या आएगा। द्वितीयक क्षेत्र में जो आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है हम लोगों का उत्पादन या उपभोग करने वाला, उत्पादन करने वाला आता है, निर्माण या निर्माण से संबंधित कार्य। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि निर्माण में क्या आएगा हम लोगों का, तो सर आएगा इसमें उद्योग आ जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्री आ जाएगी, मतलब विनिमय आ जाएगा, निर्माण आ जाएगा, क्योंकि उद्योगी में हम लोग क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। उसके बाद हम लोगों का जल आपूर्ति इसी में आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत आ जाता है, ठीक है, जल आपूर्ति इसी में आ जाएगा। उसके बाद मान लो हम लोगों का पेट्रोल डीजल ये सारे के सारे जो हैं वो उद्योग से संबंधित हैं या फिर निर्माण से संबंधित हैं, तो वो आएंगे हम लोगों के द्वितीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे मान लो कि प्राथमिक क्षेत्र में हमने बनाया गेहूं, ठीक है, क्योंकि गेहूं कैसे करेंगे, कृषि से करेंगे। और द्वितीयक क्षेत्र में इसी गेहूं से हम लोग क्या बनाएंगे, मान लो हम लोगों ने गेहूं से बनाए हैं बिस्कुट या फिर बनाए हैं डबल रोटी जिसे बोलते हैं ब्रेड, ठीक है, तो ये आएगा हम लोगों का ब्रेड। अगर पूछा जाता है तो ब्रेड और बिस्कुट इसमें आ जाएगा, क्योंकि निर्माण की बात की गई है। और गेहूं की बात करी जाएगी तो गेहूं होगा उत्पादन से संबंधित होगा, कृषि से संबंधित होगा, तो वो आएगा हम लोगों का प्राइमरी सेक्टर में। आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद टर्सरी सेक्टर में पूछा जाता है, तो टर्सरी सेक्टर में जो आता है वो आता है सेवा से संबंधित। जैसे मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, वकील के द्वारा वकीली की जाती है, डॉक्टर के द्वारा भी सेवा दी जाती है, अध्यापक के द्वारा भी पढ़ाया जाता है, तो वो आएगा टर्सरी सेक्टर में, मतलब कि तृतीयक क्षेत्र में। देख लेते हैं। तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है इस पर भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लो तृतीयक क्षेत्र में आएगा व्यापार आ गया, ठीक है, व्यापार के बाद बैंकिंग आ गया, बैंकिंग में भी सेवाएं की बात आती है, ठीक है। उसके बाद आ गया परिवहन, परिवहन में भी बात आती है सेवा देने की, संचार, शिक्षा, ठीक है। तो अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर योगदान की बात पूछी जाती है तो वर्तमान में कौन सी सेक्टर की है, तो आप लोग बताएंगे कि भारत में सर वर्तमान में प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज़्यादा है, सॉरी टर्सरी सेक्टर का योगदान ज़्यादा है। ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मान लो कि पूछा जाता है कि वर्तमान में रोजगार में सबसे अधिक योगदान
किस क्षेत्र का है, किस क्षेत्र का है। तो वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो रोजगार में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है हम लोगों का प्राथमिक क्षेत्र में, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि देश की जीडीपी में, देश की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तो है वो है हम लोगों का तृतीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का। तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि देश में सबसे ज़्यादा रोजगार की बात अगर वर्तमान में करें तो प्राथमिक क्षेत्र में, और जीडीपी में सबसे अधिक बात करें तो तृतीयक क्षेत्र की होती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जब हम लोगों ने, जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मान लो कि ये है, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है कि देखो, जैसे कि मान लो हमने आपको बताया है कि 51% से हिस्सेदारी होती है, 51% या इससे अधिक जो हिस्सेदारी होती है, तो ये मान लो कि ये है हम लोगों का, एक सेकंड, ये मान लो कि हम लोगों का है सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र जिसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। अब एक होता है हम लोगों का निजी क्षेत्र और इसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि जब सरकार पब्लिक से प्राइवेट की तरफ जाएगी, जब सरकार कहाँ से पब्लिक से प्राइवेट की तरफ जाएगी, तो इसे बोलते हैं हम लोग निजीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निजीकरण। आप लोगों ने अभी सुना भी होगा कि सरकार जो है बहुत सी चीज़ों का निजीकरण कर रही है, जैसे बैंक का, LIC का, बहुत सी चीज़ों का निजीकरण कर रही है। तो इसे बोलते हैं निजीकरण करना, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं और नाम से विनिवेश करना। क्या बोलते हैं? विनिवेश करना। एक होता है निवेश करना, एक होता है विनिवेश करना। अगर सरकार जो है अपनी चीज़ें बेचने लगती है तो इसे बोलते हैं विनिवेश करना, या इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। एक क्वेश्चन इसी से पूछा गया था पिछली बार कि डिसइन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है। MCQ में आया था इस प्रकार से, इसीलिए मैंने बता दिया। अगर आप लोग सोचते हैं कि सरकार निजी क्षेत्र से निजी क्षेत्र की चीज़ों को सरकारी करे, तो उसे बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि इंदिरा गांधी के जब दौर में, आप लोगों ने सुना होगा कि इंदिरा गांधी के दौर में हम लोगों ने कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। किस प्रकार से? कि प्राइवेट बैंकों को हमने सरकारी किया था। तो एक हम लोगों ने किया था 14 बैंकों का, फिर उसके बाद किया था 6 बैंकों का। तो 14 बैंकों का किया था वो 1969 में किया था, और 6 बैंकों का किया था तो 1980 में किया था। तो इस टाइम सरकार जो थी वो इंदिरा गांधी PM थी, तो उन्होंने निजी क्षेत्र से बैंकों को क्या किया? सरकारी क्षेत्र में डाला। तो इसे बोलते हैं राष्ट्रीयकरण करना, और इसी को बोलते हैं निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करने वाले हैं इसी से संबंधित MCQ। अब हम लोग इसके MCQ करेंगे, और MCQ में सबसे पहले लिखा हुआ है कि जैसे अब की बार मैंने MCQ जो लिखे हुए हैं वो एक साइड में हिंदी में लिखे हुए हैं और एक साइड में इंग्लिश में लिखे हुए हैं। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि सर इंग्लिश में भी लाइए, तो मैं जितनी कोशिश हो सकती है उस हिसाब से मैं इंग्लिश में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और जैसे कि मान लो ऑडिट की क्लास होगी आप लोगों की, तो अंकेक्षण की जो क्लास होगी, तो अंकेक्षण की क्लास आप लोगों को सिर्फ हिंदी में मिलेगी। उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ कि इंग्लिश में वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मटेरियल उसमें इंग्लिश में है नहीं मेरे पास, उसके लिए सॉरी। तो हम लोग अब इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है असीमित आवश्यकताएं। ढांचा जो है वो किस स्तर पर खड़ा हुआ है, कौन कौन सी जो स्तंभ है उन पर खड़ा हुआ है? असीमित आवश्यकताएं। आप लोगों को पता है कि कुछ आवश्यकताएं मनुष्य की सीमित होती हैं और कुछ आवश्यकताएं मनुष्य की असीमित होती हैं। और इसमें लिखा हुआ है साधन सीमित है, मतलब सीमित साधन। जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, हर एक
जैसे मान लो कि कोई साधन बना, मतलब कि कोई सामान बनाना है, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट है, जो साधन लगते हैं, वो हमारे पास सीमित हैं। इसीलिए तो हम लोगों के पास कभी कभी महंगाई का दौर देखने को मिलता है, क्योंकि पॉपुलेशन है ज़्यादा और जो वस्तुएं हैं वो कम होती हैं। उपरोक्त ये और भी दोनों, मतलब उपरोक्त दोनों भी बोल सकते हैं, और इसमें लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एक साइड में आप लोगों को इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख लग सकते हैं कि इसे बोलते हैं असीमित आवश्यकताओं को बोलते हैं अनलिमिटेड वांट। तो इसका जो राइट आंसर है वो लिखा हुआ है, इसका आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू जो स्टेटमेंट है वह है सही है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, ये बात मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ये बात बिल्कुल सही है कि ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, ठीक है। साधन सीमित होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि साधन बिल्कुल सीमित होते हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दुर्बलता की समस्या चयन को जन्म देती है, बिल्कुल सही बात है कि। उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट में कि इनमें से सभी, तो इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। साधनों का आवंटन, ये भी समस्या है। साधनों का कुशलतम उपयोग, ये भी एक समस्या है। आर्थिक विकास, ये भी एक समस्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आर्थिक जो समस्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, वो बेस्ड किस पे होती है। चुनाव पे, मतलब कि जो चॉइस करते हैं हम लोग उस पर होती है, उपभोक्ता की चयन की, फर्म की चयन, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है कि चुनाव की जो मेन समस्या होती है वो मेन समस्या होती है इसमें, तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवाद के रूप में, बिल्कुल सही है। कैपिटलिस्ट के रूप में, समाजवाद के रूप में, बिल्कुल सही है। सोशलिस्ट के रूप में, मिश्रित के रूप में, मिक्स्ड के, या फिर इनमें से सभी, तो ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। इकोनॉमिक में भी क्लासिफाइड, तो इकोनॉमिक को हमने पहले ही बताया है 3 प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रवाद। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की जो मेन केंद्रीय समस्या होती है वो क्या है। उत्पादन क्या करें, ये मेन समस्या है कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और कितना वितरण किया जाए, ये मेन समस्या होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अर्थव्यवस्था में कब, कैसे, कहाँ ये बात आती है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है कि द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। मतलब कि ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि केंद्रीय समस्या के रूप में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र साथ में होते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि मिश्रित क्षेत्र में जो है वो साथ में होते हैं। पूंजीवाद भी उसमें होता है, मतलब कि कुछ प्राइवेट भी होते हैं और कुछ पब्लिक भी होते हैं, तो इसे बोलते हैं मिश्रितवाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है गिरता है बाएं से दाएं,
दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर है कि ऊपर से नीचे की ओर उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है वो गिरता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है। स्वामित्व के आधार पर मैंने आप लोगों को बताया है 3 प्रकार की इन लोगों की होती है, बाजार, मिश्रितवाद और केंद्रीय या फिर योजनावाद अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। आर्थिक समस्या कौन सा वक्र जो है, कौन सा ग्राफ जो है वो कर्व है जो दर्शाता है। उत्पादन वक्र गलत, मांग वक्र ये भी गलत है, उदासीनता वक्र ये भी गलत है, उत्पादन संभावना वक्र। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है डी ऑप्शन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के 10 MCQ किए हुए हैं। अगली क्लास में हम लोग और भी देखेंगे, और अगली क्लास मेरी आएगी अंकेक्षण की। अंकेक्षण की जो क्लास नंबर है वो हम लोगों की होगी क्लास नंबर 5। ठीक है, तो आप लोगों से ऐसे ही उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मैं आप लोगों की TGT की तैयारी ऐसे ही आगे कराता रहूँगा। ये जो क्लास हुई है ये क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, आगे से क्लास को जल्दी से जल्दी हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।